नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारी देंगे। विदेशी फंडिंग एफसीआरए के तहत रेगुलेट होता है। एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है और जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है और इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन भी किया गया, क्योंकि कोई भी ऐसी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेशों से चंदा लेना चाहती है, उसे एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एफसीआरए विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो दे देती है, साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर भी रखती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वो किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना एफसीआरए का काम है। अगर एफसीआरए ने किसी तरह की गलत फंडिंग पाई या तो उस पर्टिकुलर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकती है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी विदेशी फंडिंग और एफसीआरए पर। पूरी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता राजीव सेमयार जी। अगर आपका भी एफसीआरए या विदेशी फंडिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स की लाइन खुल चुकी है। तो एक बार फिर से आपको विषय की जानकारी दे देते हैं। विदेशी फंडिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279667, 012061279668। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राजीव सेमयार जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि एफसीआरए क्यों लाया गया? एफसीआरए सेंट्रल एक्ट, ये 1976 में के मार्च में लाया गया और कोई भी सेंट्रल एक्ट होती है तो टाइम टू टाइम समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट की जरूरत होती है। 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसको 2010 का अमेंडमेंट इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज को जोड़ा गया और बहुत सारी जो लॉज की सेक्शन थी उसको रिपील किया गया। तो इसको एक न्यू फॉर्मेट में एफसीआरए को 2010 में लाया गया। एफसीआरए एक रेगुलेशन, आप फॉरेन से जब मनी आती है तो फॉरेन से मनी जो आप एक्सेप्ट करते हैं, फॉरेन से मनी जो आती है उसको आप यूटिलाइज करते हैं और उस मनी, वो फॉरेन मनी से आपको हॉस्पिटलिटी करते हैं, या इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन हो या ट्रस्ट हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उस सारी चीज को मॉनिटर करने के लिए एक रेगुलेशन की जरूरत है, रेगुलेट करने के लिए। ये पैसे जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो फंड जो है किस पर्पज के लिए आ रहे हैं और ये फंड का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है इसकी कोई वायलेशन तो नहीं। अगर इसकी वायलेशन है तो उसके लिए पनिशमेंट है, यूटिलाइजेशन का एक तरीका है, फंड लेने का एक तरीका है। ये सारे चीज को आप कंबाइंड के लिए एक लॉ की जरूरत थी, जिस लॉ को हम एफसीआरए के तौर पे जान जाते हैं। जी बिल्कुल। राजीव जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि एफसीआरए के तहत विदेशी योगदान, कंट्रीब्यूशन या फिर फंडिंग क्या कुछ होता है? देखिए, एफसीआरए के तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मनी के तौर पे भी होता है, आर्टिकल्स के तौर पे भी होता है, सिक्योरिटी के तौर पे भी होता है जी। तो ये सारी फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग की बात है। एफसीआरए में जितनी भी चीज होती है वो फॉरेन फंडिंग की बात है। वो फॉरेन फंडिंग किस व्यक्ति को मिल रहा है, किस पर्पज के लिए मिल रहा है और कितने अमाउंट मिल रहे हैं, वेदर वो इंडिविजुअल को मिल रहे हैं कि वो किसी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स को मिल रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष को मिल रहे हैं या किसी एनजीओ को मिल रहे हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं। तो ये फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन टर्म ऑफ मनी मिलती है, टर्म ऑफ आर्टिकल्स मिलती है। टर्म ऑफ आर्टिकल्स को हम कैसे समझेंगे कि टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स कैसे होते हैं?
अगर हम विदेश जाते हैं, विदेश में हमको हॉस्पिटलिटी होती है, हमको ले जाते हैं, वहाँ टहलाते हैं, सारी चीज करते हैं, वहाँ हमें कुछ आर्टिकल्स देते हैं जो कॉस्टली आर्टिकल्स होते हैं, तो वो एक आर्टिकल्स के कंसर्न में आ जाते हैं। वो फंड जो आए ये आर्टिकल्स के रूप में आए। कोई सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी एक्ट के अंदर देंगे, कोई सिक्योरिटी दी जाती है, तो अगर वो दी जाती है तो उसके अंदर तो विदेशी जो फंड है वो केवल मीन्स ऑफ मनी नहीं है, ये मीन्स ऑफ आर्टिकल्स है, मीन्स ऑफ करेंसी है, मीन्स ऑफ सिक्योरिटीज है। ये सारी जो फंडिंग होती है वो एफसीआरए के थ्रू होती है। अब वो एफसीआरए मॉनिटर करती है कि ये सारे फंड जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, किस व्यक्ति को आ रहे हैं, किस कंसर्न में आ रहे हैं, ये सारी चीजों जो भी आती है वो एफसीआरए की तरफ फंड आती है। बिल्कुल। अब फंडिंग कंट्रीब्यूशन कौन प्राप्त कर सकता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे राजीव जी। देखिए, फंडिंग कंट्रीब्यूशन तो विदेश से आती है, वो फंडिंग किसी भी रूप में हो सकती है। एक तो इंडिविजुअल ले सकता है, एचयूएफ ले सकता है, कंपनी ले सकती है, सोसाइटी ले सकती है, ट्रस्ट ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद आप कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति एमएनसी में काम करता है, उसके बाहर की पैकेज होती है तो वो फंडिंग सैलरी के रूप में आती है, लेकिन वो एफसीआरए के अंदर नहीं है, वेजेज आती है। मान लिया अगर कोई पेमेंट ट्रेड करते हैं, हम कोई चीज को शिपमेंट कर रहे हैं, फॉरेन शिपमेंट कर रहे हैं, तो फंड आ रही है ना, तो फंड आ रही है, वो फंड भी आती है। आप अगर कोई एजेंट को हायर किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन ऑफ द एनी ट्रेड, आप वहां दे रहे हैं, तो वहां भी फंड की अवेलेबिलिटी है। कोई रिलेटिव्स आपके विदेश में रह रहे हैं और विदेश में कमा रहे हैं, वहां से फंड आपको दे रहे हैं, आप इंडियन हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, फंड आ रही है, तो वो फंड है। तो फंड इंडिविजुअल्स को भी आते हैं, फंड एचयूएफ को भी आते हैं, फंड कंपनीज को भी आते हैं, फंड ट्रस्ट को भी आते हैं, और फंड सरकार को भी आती है। सरकार भी फंड लेती है, जैसे आप यूएनओ से फंड आती है, आईएमएफ से फंड आती है, बहुत सारी फंड आती है, तो वो सरकार की भी फंड आती है। तो फंड ये सारी चीज होती है। और फंड एजुकेशन में भी आती है कि आप यहाँ एजुकेशन जो बाहर विदेशी बच्चे आ रहे हैं, यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको फंड तो बाहर से आएगी, एजुकेशन में आएगी, तो वो सारी फंड जो है ना वो फंड आती है। तो फंड इस तरह से ली जाती है। अब उस फंड को आप बाइफरकेट करते हैं कि कौन सा फंड किसको आ रहा है और किस पर्पज के लिए आ रहा है, कौन एफसीआरए के नॉर्म्स के थ्रू आता है और एग्जेम्पशन के थ्रू आता है। ये सारी चीज को रेगुलेट, ये सारी चीज को वॉच डॉग के तरह एफसीआरए जो है वो देखती है। जी बिल्कुल। राजीव सेमियार जी, आपने ये तो समझाया कि कौन फंडिंग कंट्रीब्यूशन ले सकता है, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि कौन नहीं ले सकता है। अब ये बात है कि कौन ले सकता है, ये तो हम समझ पाए। अब कौन नहीं ले सकता, अब कौन नहीं ले सकता, मान लिया कि हम अगर कोई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो हम पार्टी के तौर से खड़े हो रहे, तो हमें पैसे की जरूरत है, तो आई कांट टेक मनी फ्रॉम द फॉरेन रिसोर्स, तो हम फंड ले सकते। मतलब इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो बीइंग ए कैंडिडेट हम फॉरेन से नहीं ले रहे हैं। पार्टी जो है वो नहीं ले सकती है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो सेटल्ड है। उसके बाद है क्या कि कोई आप प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो बाहर जाते हैं, कॉलमनिस्ट होते हैं जो बाहर से काम करते हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, जो ऑनर होते हैं, ये सारे फंड नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कोई भी लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटर होते हैं, जैसे कि एमपी हो गए, एमएलए हो गए, लेजिस्लेटर जो लॉ बनाते हैं वो फंड नहीं ले सकते हैं। कोई जजेस जो हैं, जो जज बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो फंड नहीं ले सकते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो फंड नहीं ले सकते हैं। कुछ ऑफिस, कुछ एसोसिएशन होती है जो डिवार्ड होती है, आप उसको फंड नहीं दे सकते हैं। और कुछ एनजीओ है जो कि फंड नहीं ले सकती, जो इंटाइटलमेंट नहीं होती वो फंड नहीं ले सकती है। कोई ट्रस्ट है जो इंटाइटलमेंट नहीं है वो फंड नहीं ले सकती है। कुछ पर्सन हैं जो कि फ्रॉड किए हुए हैं, है ना, और वो फंड नहीं ले सकते हैं। तो फंड नहीं लेने के भी क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोगों पर्सन है जो फंड ना लेने के क्राइटेरिया में आते हैं।
बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से आपने समझाया हमारे दर्शकों के कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पर फंड किस तरह से लिया जा सकता है और कौन इसका पात्र नहीं है लेने के लिए। सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि फंडिंग कंट्रीब्यूशन लेने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ कानून नियमों का पालन आम जनता को या फिर जो भी विदेशी फंडिंग चाहते हैं उनको करनी पड़ती है? जब भी आप विदेश से फंड लेते हैं जी। तो फंड लेने के लिए पहले सबसे बड़ी आपकी रीजन क्या है, वन हैज टू क्लियर कि हम फंड किस पर्पज के लेते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि एनजीओ विदेश से फंड लेती है, तो एनजीओ की एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है कि उसका टारगेट होता है सोसाइटी बेनिफिशियल। तो वो कहते हैं कि हम सोसाइटी के इस पार्टिकुलर एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, है ना, प्रोबलिटी पे काम कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं। तो इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ले रहा है फंड तो वो फंड ले रहा है, उसको कहा है कि भाई हम इस फंड लेके हम इस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो फंड लेने की उसके इंटाइटलमेंट है। अगर कोई कंपनी ले रही है फंड एक कंपनी का, तो कंपनी का एक विंग है जो वो बता रहा है कि हम फंड जो ले रहे हैं इसका यूटिलाइजेशन इस पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो फंड लेने के लिए जो आपकी क्राइटेरिया है कि सबसे पहली बात है कि यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एफसीआरए मिनिस्ट्री ऑफ होम कि हम इस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। एफसीआरए जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रेगुलेट होती है, तो उसको आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि हम किस पर्पज के लिए फंड ले रहे हैं। दूसरी बात है फंड जिससे ले रहे हैं, वो फंड जो ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपके कनाइडेंस है। कनाइडेंस मतलब ये है कि आपके कुछ आदमी विदेश में अर्न कर रहे हैं, तो आप वहां से फंड को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आप एफसीआरए ये देखिए जो फंड जहाँ से ले रहा है वो फंड इससे जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बैठी है और जो ऑर्गेनाइजेशन फंड दे रही है उसके मैनेजमेंट से कनेक्टिविटी तो नहीं है इस तरह की, है ना। इसके लोग ही उस मैनेजमेंट पे बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट से फंड आ रही है। तो ये सारी चीज वो एफसीआरए ये भी देखती है कि मैनेजमेंट को। दूसरी बात है अगर आप फंड कहीं से ले रहे हैं तो आप फंड लेने के क्राइटेरिया में आप ये आते हैं कि आप फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं और आप स्टेटमेंट उसका जो है वो ऑडिट करवा रहे हैं कि ऑडिट कैसे, वो ऑडिट जो फंड रहे हैं वो फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। आप फंड का यूटिलाइजेशन की बात होती है तो आप कहते हैं कि फंड जब आ गई बाहर से तो हम उसका कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कैश में आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। आप यूटिलाइजेशन जो है तो है ना बाय जो है अदर मोड करेंगे, चेक से करेंगे पेमेंट, अदरवाइज जो मोड है तो ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड है उससे ट्रांजेक्शन जिसका कि कोई रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। आप फंड जहाँ से ले रहे हैं उसकी ऑडिट होनी चाहिए। ये सारी बहुत सारी प्रक्रिया है जो कि एफसीआरए के अंदर दिया हुआ है कि वही सारी फंड लेने की एक क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे और वही व्यक्ति फंड ले सकता है जो क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठता है। जी बिल्कुल। राजीव सेमियार जी आपसे जानना चाहेंगे कि फंडिंग कंट्रीब्यूशन कब गैर कानूनी हो जाता है, इसके दौरान फंडिंग लेने वालों पर क्या कार्रवाई हो सकती है, एनजीओ अगर एफसीआरए के तहत किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तमाम सवाल हैं जिन पर को विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हम दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजीव सेमियार जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको इससे जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या फिर आप इस विषय से जुड़ा हुआ कोई समाधान चाहते हैं तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। राजीव जी ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे जानना चाहा था कि फंडिंग कंट्रीब्यूशन गैर कानूनी कब बन जाता है और इस दौरान फिर कार्रवाई किस तरह की जाती है। गैर कानूनी तब होगी जब एफसीआरए के नॉर्म्स को आप वायलेट करें। जी अब एफसीआरए के नॉर्म्स को वायलेट कर दे तो गैर कानूनी होगी। अब नॉर्म्स क्या है एफसीआरए को जिसको आपको वायलेट कर गए और आप जो है ना गैर कानूनी हो गए, है ना, इलीगल हो गई ट्रांजेक्शन। तो एफसीआरए की नॉर्म्स है कि आप बाहर से जब फंड लेते हैं किसी को तो वो फंड को आप जो है जिस पर्पज के लिए लेते हैं उसकी यूटिलाइजेशन तो होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्टेटमेंट जो है ऑफ रिटर्न दिखाना पड़ेगा कि आपने उसको यूटिलाइज करना। उसके लिए आपको एक सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट उस अकाउंट में कि मैं इस अकाउंट में फंड आया और हम फंड को डाइवर्ट ना करें, वो भी करना आपको। अगर आप फंड का डाइवर्ट कर रहे हैं और आप फंड आ रही है कुछ अमाउंट का और उस फंड को हम दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो नॉर्म्स वायलेट कर रहे हैं।
जी। आप उस FCRA देखती है कि अगर फंड आ रही है तो एनुअल रिटर्न आप उसको दे रहे हैं कि नहीं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, है ना। उसके बाद FCRA अगर देखती है कि वो जब फंड आ रही है तो वो फंड का जो आप कैश यूज किए, अगर कैश यूज कर लिए तो आप वो नॉन वायलेट कर गए। आप वो इन्वेस्टमेंट कर लिए, फंड आ गए, फंड से आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए, नॉन वैल्यू वायलेट हो गए। अगर ये फंड जब आती है तो उसमें क्या है कि आप जब फंड कोई चीज आती है तो आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे का एक परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2022 के अमेंडमेंट में इस परसेंटाइल को 20% से घटा के 15% कर दिया जी। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो है वो आप जो करते हैं। अब जनरली क्या होती है कि एनजीओ वगैरह फंड आती है तो फंड को क्या है कि फंड उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नीड है कि व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें लगने हैं, फंड का भी यूटिलाइजेशन करना है और वो सारी चीजें, तो उसमें खर्च हो जाते हैं। तो उसमें जो खर्च कर लिए, जो फंड का मिसयूजर हो गया, फंड पर्पस किसी और के लिए आया, जो डोनर था ही हैज गिवन यू सच ए फंड फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन वर्क, आप उस डोनर के सर्टेन वर्क का आप यूटिलाइजेशन ज्यादातर आप यहाँ कर लीजिए, है ना, तो ये वायलेशन हो गई। तो ये किसी भी, चाहे कंपनी की हो, ट्रस्ट की भी बात हो जाए, अगर ट्रस्ट ने आपको फंड दे दिया, अब ट्रस्टी उसका जो फंड को डाइवर्ट कर दिया, ट्रस्टी के पास 4-5 मेंबर हैं, ट्रस्टी में 4-5 मेंबर मान लिया ट्रस्टी में, वो ट्रस्टी ने उस फंड को डाइवर्ट कर दिया फॉर पर्सनल यूज, है ना। फिर लेटर ऑन हो सकता है वो फंड, वो अपना यूज फंड को फिर रिजेक्ट कर ले, फंड को फिर यूटिलाइज कर ले, लेकिन डाइवर्सन जो हो गई वो फंड की वायलेशन हो गई। उसी तरह इंडिविजुअल का भी है, अगर इंडिविजुअल के पास कोई फंड किसी पर्पज के लिए सरकार से परमिशन लेती है कि भाई मैं विदेशी फंड ले रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम में आप एक प्री रिक्विजिशन देते हैं कि आई एम गेटिंग फंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्पज, आपको सरकार अलाउ करती है कि यू कैन टेक द फंड, यू कैन वर्क ऑन द फंड, आप ले लेते हैं, आप फंड लेते हैं, फंड पे आप वर्क करते हैं। अगर आप फंड पे वो वर्क नहीं कर रहे हैं और वो फंड को डाइवर्ट कर लिए, तो ये सारी चीजें FCRA के बात को, जो नॉर्म्स को वायलेट कर रही है। यही कारण है कि जब 2020 में भी बहुत सारे एनजीओ को जो है सो बैन कर दिया गया, ये फंडिंग से रोक दिया गया, विदेशी फंडिंग से। बिल्कुल। आपको याद होगा तीस्ता तलवार की एक केसेस थी, उसमें भी फंड की बात आई थी, जिससे CBI इंक्वायरी हुई थी, और CBI इंक्वायरी हुई थी, और CBI इंक्वायरी के बाद केस चली रही ऑल्दो, तो ये फंड की, तो फंड जो भी विजिलेंट होते हैं, FCRA क्या है कि विजिलेंट एक्ट है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम उस पर आई को देखती रहती है, वॉच करती रहती है कि ये फंड कहाँ से आ रहा है, फंड का क्या यूज है। अगर फंड कोई आ गई, मान लिया फंड का आपका इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में किए, इट इज गुड, और इसका वायलेशन कर दिए, है ना, कंट्री के इंटरेस्ट के वायलेशन में अगर आप फंड का यूज कर ले, बहुत सारे देखेंगे आपके फंड का मिसयूज हो गई, तो वहाँ पर USPA लग गई, है ना, USPA लग गई कहे कि फंड विदेश से आया करते कि पाकिस्तान से फंड आया, उस पर टेररिस्ट एक्ट में वर्क हो गई, तो यहाँ फंड का मिसयूजर हो गई। रिलीजियस वर्क में भी फंड आती है, फंड आती है कि आप कोई रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, वहां भी फंड आती है, फंड आती है बाहर से, उस फंड का बट एक नॉर्म से, उस नॉर्म के अंदर आपको जो फंड आ रही है, जिस पर्पज के लिए आ रही है, उस पर्पज को आपको फुलफिल करना है, आपको एक मेंटेन करना है रजिस्टर, जिस मेंटेन रजिस्टर में जो फंड आया, फंड के खर्चे आए, फंड का रिटर्न आया, फंड कहाँ खर्च किए, क्या खर्च किए, वो सारी चीज, अगर इस बात का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वायलेशन है, और जब वायलेशन है तो FCRA के अंदर पनिशमेंट है, और FCRA के अंदर जो है तो आपको पेनल्टी भी है। जी बिल्कुल। तो पेनल्टी भी आपको आफ्टर इम्पोज होगी, आपके पनिशमेंट भी होगा, और सीजर का भी राइट है। FCRA में क्या है कि अगर फंड आपको पता चला, अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, फंड का पता चला कि फंड का अगर आप मिसयूज किया, उसका कहीं मिसयूज कर लिए, तो FCRA के अंदर उसमें सीजर की राइट, वो फंड को सीज कर लिया जाएगा, और वो फंड को सीज करने के बाद आपके पास, अगर आपको लगता है कि
यानी ये फंड को सरकार ने गलत चीज किया जी। तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के पास, कोर्ट जाके आप उसको रिसीव करवाएंगे, उस प्रोसीजर को आप जस्टिफाई करेंगे। पनिशमेंट का भी है, फंडिंग का भी है। सेक्शन 33 से ऑलमोस्ट आगे की जो है 45 तक में जो पनिशमेंट का क्लॉजेज है इसमें दिया गया है, इसमें पनिशमेंट भी। जी, तो सर बिल्कुल। एफसीआरए एक ओवरऑल एक ऐसी चीज बनाई गई जिसमें विदेश से आने के फंड को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उस पर आईवास रखा जाए और कैसे इसको यूज किया जाए, वो सारी इसको को देखती है सरकार। बिल्कुल। राजीव सेमियार जी, ये भी समझना चाहेंगे कि 2022 में एफसीआरए नियमों में कुछ बदलाव किया गया था। ये बदलाव किस तरीके के थे और क्यों बदलाव किए गए, क्या कुछ बदलाव हुए, ये आपसे समझना चाहेंगे। 2020 में जब बदलाव हुए थे, उस बदलाव को कुछ एनजीओ ने चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14, सेक्शन 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन है, हम फंड ले रहे काम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड किया कि नहीं, जो सरकार ने बदलाव किए हैं इट इज ए गुड सेंस ऑफ द सोसाइटी, तो उसको अपॉइंट किया। उसके बाद वो बदलाव होती रही, 2022 में बदलाव उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वो बदलाव करी। सरकार ने बदलाव इसलिए करे कि एनजीओ कुछ फंड लेते थे और वो एनजीओ जब फंड आती थी बाहर से उसका मिसयूटिलाइजेशन होता, और एनजीओ को लेने का तरीका जो था वो तरीके में उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट रूल्स बनाए कि अगर आप फंड ले रहे हैं तो आपको फंड लेने के पहले आपको क्या है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उस सब्जेक्ट पे आप लास्ट 3 इयर्स में पैसे खर्च करें, आप पहले उस पर वर्क करें। उसके बाद आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपसे फंड ले रहे हैं तो उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन जो है आप करेंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। तो ये सारे चीज को जोड़ा गया ये 2022 में अमेंडमेंट करके। ये 2022 में अमेंडमेंट करके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बनाई गई, जिसके कारण अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लेना जो है ना वो थोड़ा टफ हो गया, स्ट्रिक्टनेस रूल हो गई। और सारे जो एनजीओ वगैरह जो ज्यादातर वर्क करते थे वो देश से कम आते थे, फॉरेन से ज्यादा आते थे। अब ऑलमोस्ट 6000 से ज्यादा जो है सो 2022 में एनजीओ को आपने बैन कर दिया कि दे कुड नॉट गेट द फॉरेन एक्ट। तो ये सारी चीज जो है ना वो सारी चीज ये स्टेटमेंट रूल हो गई, जिस रूल में फिक्स जब तक नहीं बैठेंगे आप तब तक आपको फंड आएगी नहीं। तो वो सारी चीज रूल 2022 में जो आई है उसको थोड़ा स्ट्रिक्टनेंट बनाया, और ये स्ट्रिक्टनेंट बनाया और ये स्ट्रिक्टनेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इफ इट इज रिक्वायर्ड, तो उसको जी बिल्कुल। राजीव सेमियार जी, विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई तमाम चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई। आखिर विदेशी फंडिंग क्या कुछ कहती है, एफसीआरए का ये जो कानून है ये क्यों लाया गया, किस तरह से इसे कौन प्राप्त कर सकता है, कौन नहीं प्राप्त कर सकता है, तमाम ऐसे पहलू थे जिन्हें आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा, उन्हें कानूनी जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।